पिछले कुछ लेक्चर्स के अंदर मल्टीप्लेक्सर डिस्कस कर रहे थे। तो मल्टीप्लेक्सर में हमने डिफरेंट टाइप के मल्टीप्लेक्सर देखे, जैसे 2:1, 4:1, 8:1। फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि लॉजिक फंक्शन को कैसे एक मल्टीप्लेक्सर की मदद से इंप्लीमेंट किया जाता है, जिसमें हमने देखा n सिलेक्ट लाइन है तो n वेरिएबल है, तब क्या होगा, n सिलेक्ट लाइन है या सॉरी n-1 सिलेक्ट लाइन है और n वेरिएबल है, तब क्या होगा, या n-2 सिलेक्ट लाइन है और n वेरिएबल है, तब क्या होगा। ये सारे केसेस हमने देखे। इसके बाद हमने ये देखा अगर मल्टीप्लेक्सर का कनेक्शन दिया जाए तो उससे लॉजिक फंक्शन कैसे लिखते हैं। एक तो डायरेक्ट था कि उसके आउटपुट का एक्सप्रेशन लिख के हम डिराइव कर सकते हैं, एक मैंने आपको बताया था जिसमें सभी इनपुट को 1 बनाने की कोशिश की जाती है, और तीसरा था इंप्लीमेंटेशन टेबल। ठीक है, तो ये सभी चीजें हम लोगों ने अभी तक कवर की हैं। अब हम मल्टीप्लेक्सर में आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हम बात करेंगे प्रोपगेशन डिले की। तो मैं मल्टीप्लेक्सर लेने वाला हूं, बट मल्टीप्लेक्सर के अंदर क्या है, देयर इज अ डिले, तो मक्स विद अ डिले। अब देखो डिले क्यों होता है, जैसे एक मान लो 2:1 मल्टीप्लेक्सर है, एक 2:1 मक्स मैं ले रहा हूं, तो इसके अंदर दो इनपुट होंगे I0 I1, और इनके अंदर एक सिलेक्ट लाइन होगी S, और इधर से एक आउटपुट Y। अब ये हमने बनाया कैसे था, हमने Y को लिखा था S बार I0 प्लस SI1, ये लिखा था। तो इसको हमने बनाया कैसे था एक्सप्रेशन को, कि हमने एक एंड गेट लिया था, यहां सिलेक्ट लाइन ऐसा आ गई थी जिससे S बार होके चला गया था, दूसरा इनपुट आ गया था I0, यहां से एक सिलेक्ट लाइन S आ गई, दूसरा इनपुट आ गया I, और दोनों आउटपुट का हमने क्या कर दिया था, दोनों आउटपुट का हमने और कर दिया था, जिससे बन गया था आउटपुट Y। अब क्या होता है, जब इसमें एंड गेट और गेट लगे हैं तो सब में अपना प्रोपगेशन डिले होगा। जैसे इसका हो गया T एंड, इसका हो गया T और। जब दोनों में प्रोपगेशन डिले है तो ओवरऑल मल्टीप्लेक्सर में भी क्या आएगा, प्रोपगेशन डिले। तो मल्टीप्लेक्सर में प्रोपगेशन डिले किस वजह से आ रहा है, इट इज ड्यू टू प्रोपगेशन डिले ऑफर्ड बाय द इंडिविजुअल लॉजिक गेट्स इनसाइड द मल्टीप्लेक्सर। तो ये पॉइंट लिखो, multiplexer has a non-zero propagation delay. Multiplexer has a non-zero propagation delay due to propagation delay offered by individual logic gates inside the multiplexer. Individual logic gates inside the multiplexer. अब देखो इसका यूज कैसे कर सकते हैं। हमने देखा था मल्टीप्लेक्सर से कोई भी लॉजिक गेट बन सकता है। अगर देखो इन्वर्टर बनाने की कोशिश करो, मल्टीप्लेक्सर से इन्वर्टर कैसे बनता है कि जो भी इनपुट है वो तो सिलेक्ट लाइन पे दिया जाता है, I0 पे हम देते हैं 1, I1 पे हम देते हैं 0। तो ये जो आउटपुट आता है ये क्या आ जाता है, A का बार। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, इन्वर्टर। अब इसके अंदर क्या होगा, मल्टीप्लेक्सर का एक प्रोपगेशन डिले आ जाएगा, दैट इज योर TPD। अब याद करो जब लॉजिक गेट्स पढ़ा था तो इन्वर्टर के हमने दो चीजें देखी थी, कि इन्वर्टर से हम लोग एक क्या बना रहे थे, स्क्वायर वेव जनरेटर बना रहे थे, और एक इन्वर्टर से हमने बनाया था बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, जो कि मैंने बोला था कैन बी यूज्ड एज अ मेमोरी एलिमेंट। तो अगर मल्टीप्लेक्सर से इन्वर्टर बन सकता है विद प्रोपगेशन डिले, तो इससे क्या बन सकता है, स्क्वायर वेव जनरेटर बन सकता है। कैसे बनाओगे, देखो स्क्वायर वेव जनरेटर, उसमें हमने बोला था ऑड नंबर ऑफ नॉट गेट लगते हैं। तो मान लो अगर एक ही नॉट गेट लगाना हो, स्क्वायर वेव जनरेटर में ये था ना ऑड लगते हैं,
और उसके अंदर क्या आता है, फीडबैक लूप आता है। अब अगर यही चीज मल्टीप्लेक्सर से करनी हो तो देखो, मल्टीप्लेक्सर का जो इनपुट है वो कहां लगा हुआ है, सिलेक्ट लाइन पे, बाकी दोनों इनपुट्स की वैल्यू फिक्स है, ये है 1 और ये है 0, और जो सिलेक्ट लाइन पे इनपुट है वो इनपुट है, और ये आ गया आउटपुट y। अब हमने क्या किया था, जो आउटपुट आया था इन्वर्टर का उसे वापस कहां फीड किया था, इनपुट में। तो देखो सेम चीज हम यहां करेंगे कि जो आउटपुट आया उसे वापस कहां फीड कर देंगे, इनपुट में, ठीक है। और इसका प्रोपगेशन डिले क्या लिख देंगे, टीपीडी। अब समझो काम कैसे चलेगा, इसका वेवफॉर्म कैसे बनेगा। एक तो डायरेक्ट तरीका, अगर ये ऑब्जर्व कर लो ये इन्वर्टर है तो डायरेक्टली तुम बता सकते हो कि स्क्वायर वेव बन जाएगा। बट अगर डिराइव करना है, इनिशियली मान लो कि y 0 है, इनिशियली मैंने मान लिया y 0 है, y 0 है तो आउटपुट पे क्या जाएगा, आउटपुट पे जाएगा, देखो y ही सिलेक्ट लाइन का काम कर रहा है ना, तो जब y 0 है तो आउटपुट पे क्या कनेक्ट होगा, सिलेक्ट लाइन 0 होने पे I0, तो I0 की वैल्यू क्या है 1, तो देखो y हो गया 1। अब y1 हो गया तो सिलेक्ट लाइन भी 1 हो गई, तो आउटपुट पे क्या जाएगा I1, I1 लेकिन कितना है 0, तो आउटपुट पे 0 तो जाएगा लेकिन कितने डिले के बाद, टीपीडी। देखो सिलेक्ट लाइन y के बराबर है, मैंने बोला अगर t इक्वल टू 0 पे आउटपुट 1 हो गया तो t इक्वल टू 0 पे सिलेक्ट लाइन क्या हो गई 1, तो आउटपुट पे क्या चला जाना चाहिए I1, लेकिन I1 क्या है 0, लेकिन ऐसा होने में कितना टाइम लगेगा, टीपीडी, यानी आउटपुट पे 0 जाएगा तो सही, कितनी देर बाद, टीपीडी बाद। अब टीपीडी बाद आउटपुट हो गया 0, आउटपुट 0 का मतलब सिलेक्ट लाइन क्या हो गई 0, तो आगे क्या जाएगा I0, I0 पे क्या लिखा है 1, लेकिन इनपुट से आउटपुट पहुंचने में कितना डिले आ जाएगा, और टीपीडी। तो इसी तरह से स्क्वायर वेव चलती रहेगी, और इसका टाइम पीरियड कितना हो गया, टाइम पीरियड ऑफ द स्क्वायर वेव इज 2 टीपीडी। और हमने क्या बोला था, अगर इसी तरह के n इन्वर्टर्स को कास्केड कर दिया जाए फीडबैक लूप के अंदर, यहाँ पे n इन्वर्टर्स हैं, एक इन्वर्टर में टाइम पीरियड कितना है 2 टीपीडी, तो अगर n इन्वर्टर्स को कास्केड करोगे वेयर n इज ऑड, स्क्वायर वेव जनरेटर के लिए ऑड नंबर ऑफ इन्वर्टर्स को कास्केड किया जाता है, तो टाइम पीरियड हो जाता है n इंटू 2 टीपीडी या 2n टीपीडी, ठीक है। तो ये हमारा कंसेप्ट था जब हमने बात की थी स्क्वायर वेव जनरेटर की, तो हमने वहां इन्वर्टर से बनाया था, और यहां मैं क्या कह रहा हूं कि इन्वर्टर को खुद एक मल्टीप्लेक्सर से डिजाइन कर लो, लेकिन मल्टीप्लेक्सर में क्या होना चाहिए, प्रोपगेशन डिले, तब उससे भी क्या बना सकते हो, स्क्वायर वेव जनरेटर। अब इसी के बाद एक और कॉन्सेप्ट मैंने इन्वर्टर के अंदर बताया था, अगर इवन नंबर ऑफ इन्वर्टर कनेक्ट किए जाए, अगर इवन नंबर ऑफ इन्वर्टर कनेक्ट करते हो तो क्या बन जाता है, बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। तो सेम बात अगर मैं यहां करता हूं कि बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर अगर हमें बनाना होता, मल्टीवाइब्रेटर को एमवी लिख रहा हूं, तो हमें कितने इन्वर्टर कनेक्ट करने पड़ते हैं, इवन नंबर ऑफ इन्वर्टर। इवन में जैसे एग्जांपल लेते हैं, 2 इन्वर्टर अगर कनेक्ट करता तो किस तरह का नेटवर्क बनाता, एक इन्वर्टर, दूसरा इन्वर्टर, ये कनेक्ट कर दिए। अब इसी को अगर मल्टीप्लेक्सर से बनाते 2:1 मर्क्स, तो ये तो इनपुट हो गया। मल्टीप्लेक्सर से इन्वर्टर कैसे बनता है, I0 पे कनेक्ट होता है 1 और I1 पे कनेक्ट होता है 0। फिर जो आउटपुट है ये अगले मल्टीप्लेक्सर के इनपुट में जाएगा या अगले इन्वर्टर के इनपुट में जाएगा, लेकिन इन्वर्टर का इनपुट कहां लगाया जाता है, सिलेक्ट लाइन पे,
तो इसका भी इन्वर्टर बनाने के लिए I0 को रखो 1, I1 को रखो 0 और ये है सिलेक्ट लाइन। तो इसका जो आउटपुट है वो दूसरे इन्वर्टर के इनपुट में गया यानी सिलेक्ट लाइन में गया और दूसरे का आउटपुट कहां जा रहा है, पहले के इनपुट में जा रहा है। तो जो दूसरे का आउटपुट है वो घूम करके पहले के इनपुट या पहले की सिलेक्ट लाइन में कनेक्ट होगा। तो ये ध्यान रखो कि जो मल्टीप्लेक्सर है उसका इनपुट कहां लगा रहे हैं हम लोग, सिलेक्ट लाइन पे, अगर उसे एज ए इन्वर्टर ऑपरेट करना है। तो इसीलिए पहले मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट दूसरे की सिलेक्ट लाइन पे जाके जुड़ा और दूसरे का आउटपुट पहले की सिलेक्ट लाइन पे आके जुड़ा। तो ये ध्यान रखो I0 और I1 यहाँ इनपुट का काम नहीं कर रहे, इनपुट वेरिएबल कहां कनेक्ट हो रहा है, सिलेक्ट लाइन पे। तो ये क्या बन गया, बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। और बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का मीनिंग क्या बताया था भाई, बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का मैंने मीनिंग बताया था, इट हैज टू स्टेबल स्टेट्स 0 and 1। तो 0 से 1 भेजने के लिए भी इनपुट तुम्हें देना पड़ेगा और 1 से 0 लाने के लिए भी इनपुट तुम्हें ही देना पड़ेगा, क्योंकि वो स्टेबल स्टेट को अपने आप कभी भी नहीं छोड़ता है। और अस्टेबल का मतलब क्या बताया था, ये है अस्टेबल, इसमें कोई भी स्टेट स्टेबल नहीं है। तो 0 से 1 भी अपने आप जा रहा है और बाद में 1 से 0 भी खुद आ जाता है, तो इसे बोलते हैं अस्टेबल। और जब खुद ना जा पाए तो उसे बोलते हैं बाइस्टेबल। अब इसी पे एक एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन लिखना, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेवफॉर्म generated at the output terminal, frequency of the waveform generated at the output terminal। ठीक है, तो नेटवर्क मैं बना के दे रहा हूं, तो ये 3 मल्टीप्लेक्सर हो गए और हर एक में देखो मैंने इनपुट क्या लगाया है, 1 0 लगाया है, जिसका कि क्या मतलब है, जिसका मतलब ये है कि हम इसे इन्वर्टर की तरह ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, पहले का आउटपुट दूसरे की सिलेक्ट लाइन में दे रहा हूं, क्योंकि इनपुट कहां लगता है, सिलेक्ट लाइन। दूसरे का आउटपुट तीसरे की सिलेक्ट लाइन में दे रहा हूं, तीसरे का आउटपुट चौथे की सिलेक्ट लाइन, चौथे से मैं आउटपुट ले रहा हूं सपोज ये। अब मैं यहां प्रोपगेशन डिले दे रहा हूं 1 नैनो सेकेंड, हर एक मल्टीप्लेक्सर का प्रोपगेशन डिले है 1 नैनो सेकेंड। अब देखो सबसे पहले ना लूप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि लूप में कितने इन्वर्टर आ रहे हैं। एक इन्वर्टर, इसका आउटपुट दूसरे इन्वर्टर में गया, इसका आउटपुट तीसरे में गया और तीसरे का आउटपुट वापस किसमें आ गया, पहले में। यानी लूप में 3 इन्वर्टर हैं, चौथा इन्वर्टर लूप से बाहर है। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है, टाइम पीरियड होता है, वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इन्वर्टर्स इनसाइड द लूप। तो ये वाला चाहे तो पॉइंट बना के लिख लो, द टाइम पीरियड ऑफ द वेवफॉर्म जनरेटेड, द टाइम पीरियड of the waveform generated only depends on the number of inverter inside the loop and not the inverters connected outside the loop, not the inverters connected outside the loop। ठीक है,
तो यहाँ 3 इन्वर्टर हैं, तो इस सर्किट को देख के देखो ऐसा मत सोचना कि 4 इन्वर्टर है तो ये बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर हो गया, लूप के अंदर 3 ही है, तो ये क्या बन गया, एक स्क्वायर वेव जनरेटर। ठीक है, अब इसका टाइम पीरियड क्या होता है, 2 NTPD 2 into 3 into 1 नैनोसेकेंड यानी 6 नैनोसेकेंड। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 बाय टाइम पीरियड 1 by 6 नैनोसेकेंड यानी 166.67 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं फॉर मल्टीप्लेक्सर ऑपरेटेड एज एन इन्वर्टर। ये बात क्लियर हुई। तो मल्टीप्लेक्सर का जो प्रोपगेशन डिले का कंसेप्ट है वो सेम एक लॉजिक गेट की तरह ही है, इसके अंदर एक्स्ट्रा कोई दिमाग लगाने की हमें जरूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखो इनपुट वेरिएबल की वैल्यू को आउटपुट पे पहुंचने में जो टाइम लगेगा दैट विल बी कॉल्ड एज द प्रोपगेशन डिले। यानी सिलेक्ट लाइन चेंज करते तुरंत ही आउटपुट चेंज नहीं होगा, तो जो इनपुट पे वेरिएबल है वो आउटपुट पे पहुंचेगा बट आफ्टर अ सर्टेन डिले। ये चीज क्लियर हुई, मल्टीप्लेक्सर में प्रोपगेशन डिले को कैसे डील करना है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिखना implementation of higher order multiplexer, implementation of higher order multiplexer using lower order multiplexer, using lower order multiplexer। कहने का मतलब ये है, हायर ऑर्डर का मतलब जैसे 2:1 के मुकाबले 4:1 मल्टीप्लेक्सर हायर ऑर्डर कहलाएगा, ऐसे 4:1 के मुकाबले 8:1 हायर ऑर्डर है। तो मुझे बड़ा मल्टीप्लेक्सर बनाना है और किसकी मदद से बनाना है, छोटे मल्टीप्लेक्सर की मदद से। तो अब हमें ये देखना है कि ऐसा हम लोग कैसे कर पाएंगे, हाउ कैन वी इंप्लीमेंट अ बिग मल्टीप्लेक्सर फ्रॉम अ स्मॉलर मल्टीप्लेक्सर। तो सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं, 4:1 mux using 2:1 mux। अब देखो डायरेक्टली अगर नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर निकालना हो कि कितने लगेंगे, तो इसके अंदर होता है मेथड ऑफ सक्सेसिव डिवीजन। अब वो कैसे भाई, ये जो 4 है इसको 2 से डिवाइड कर लो, कितना है 2। तो ये जो 2 नंबर आ रहा है इसका मतलब है 2:1 मक्स और ये पहली स्टेज में लगेंगे। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन आया इसको फिर 2 से डिवाइड कर लो, क्या आया 1, इसका मतलब है 1 2:1 मक्स, लेकिन ये कौन सी स्टेज होगी, सेकंड। ठीक है, अब जो पहली स्टेज में वेरिएबल इनपुट पे लगता है, पहली स्टेज में जो लगता है वो होता है LSB और दूसरी स्टेज में जो लगेगा दैट विल बी MS। ठीक है, अब यहां क्या होगा देखो, 4:1 मल्टीप्लेक्सर में कितनी सिलेक्ट लाइन होंगी, 4:1 मल्टीप्लेक्सर में होंगी 4 सिलेक्ट लाइन, I0 I1 S। तो मैंने ये बोला है कि पहली स्टेज में 2 2:1 लगाने हैं। ठीक है, अब एक चीज देखो, 2:1 मल्टीप्लेक्सर में कितने इनपुट है, 2, लेकिन 4:1 में कितने हैं, 4। तो क्या करो देखो, I0 I1 I2 I3, और एक काम मैं कर देता हूं, मैं इसकी 4:1 की ट्रुथ टेबल लिख देता हूं। Y पे क्या जाएगा, I0 I1 I2 I3।
अब देखो मैंने क्या बोला, पहली स्टेज में जो सिलेक्ट लाइन होती है वो एलएसबी होती है। S1 S0 में एलएसबी क्या है, S0। अब देखो इस बात का क्या मतलब हुआ, ये चीज ध्यान से समझना। देखो अगर S0 0 हुआ तो आगे क्या जाएगा, I0, और S0 0 हुआ तो इधर से क्या जाएगा, I2। ये देखो S0 0 अगर होगा तो या तो I0 आ सकता है या तो I2। ऐसे S0 अगर 1 हुआ तो आगे क्या जाएगा, I1। S0 अगर 1 हुआ तो आगे क्या जाएगा, I3। तो S0 जब 1 होता है तो या तो आगे जा सकता है I1 और I2। अब मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है, देखो S0 0 होने पे आगे I0 भी जा सकता है और आगे I2 भी जा सकता है। तो कैसे डिसाइड करें आगे कौन जाएगा, इनकी एमएसबी देखो, यहाँ S1 0 है और यहाँ S1 1 है, यानी आगे फाइनली कौन जाने वाला है वो किस बेसिस पे डिसाइड होगा, एमएसबी के बेसिस पे। तो सेकंड स्टेज में एक मल्टीप्लेक्सर और लगेगा 2:1 का, और इसके लिए सिलेक्ट लाइन क्या होगी, S1। ठीक है, अब देखो अगर S0 0 हुआ, S0 0 तो इधर से क्या चला गया I0 और इधर से चला गया I2, तो I0 और I2 आ गए यहाँ। अब S1 0 हुआ तो आगे जाएगा I0, S1 अगर 1 हुआ तो आगे जाएगा I2। तो देखो S1 अगर 1 हुआ तो I2 जाएगा, S1 अगर 0 हुआ तो आगे क्या जाएगा, I0। तो इसका कनेक्शन सिंपल है, हर बार ऐसे डिराइव नहीं करना, ये सक्सेसिव डिवीजन लगाओ। तो सबसे पहली स्टेज देखो, टू स्टेज मैंने जो बोला ये फर्स्ट स्टेज है, ये वाली स्टेज है फर्स्ट और ये वाली स्टेज है सेकंड। तो फर्स्ट स्टेज में सारे इनपुट कनेक्ट होंगे और उसकी सिलेक्ट लाइन क्या होगी, एलएसबी। और सेकंड स्टेज में उन मल्टीप्लेक्सर्स के आउटपुट को एज अ इनपुट यूज किया जाएगा और सिलेक्ट लाइन कौन सी होगी, एमएसबी। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल अगर लें, अब देखो डायरेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, इतना ज्यादा कंसेप्चुअली हम लोग नहीं बनाएंगे, कंसेप्ट क्लियर है, किस हिसाब से बना रहे हो। देखो अब हम बना रहे हैं 8:1 वर्क्स यूजिंग 2:1 मार्क्स। मैंने क्या बताया, मेथड ऑफ सक्सेसिव डिवीजन बताया। तो सबसे पहले क्या करो, 8 को 2 से डिवाइड करो, कितना आया 4। तो यानी 4 मल्टीप्लेक्सर लगेंगे फर्स्ट स्टेज पे और इसमें सिलेक्ट लाइन क्या होगी, एलएसबी। अब 4 को डिवाइड करो फिर से 2 से, कितना आया 2। ये हो गई सेकंड स्टेज, इसमें अगली बिट लगेगी तो एनएसबी बोला, एनएसबी माने नेक्स्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो एलएसबी और एमएसबी के बीच में हम लोग ने क्या नाम दे दिया, एनएसबी। अब 2 जो क्वेश्चन आया था उसको फिर से 2 से डिवाइड किया 1, तो ये हो गई अपनी थर्ड स्टेज और इसमें सिलेक्ट लाइन कौन सी होगी, एमएसबी। ठीक है, तो पहली स्टेज में सिलेक्ट लाइन एलएसबी, दूसरी स्टेज में एनएसबी और तीसरी स्टेज में एमएसबी। अब देखो कैसे बनाओगे, मल्टीप्लेक्सर का साइज थोड़ा छोटा कर दे रहा हूं या अलग बना देते हैं, यहाँ पहली स्टेज के 4 नहीं बन पाएंगे। अब देखो सबसे पहली स्टेज में 4 मल्टीप्लेक्सर लेने हैं, अब देखो इसमें क्या होगा, चारों में 2-2 इनपुट होंगे, I0 I1 I0 I1 I0 I1 I0 I1। सिलेक्ट लाइन S S S S, आउटपुट Y। दूसरी स्टेज में 2 मल्टीप्लेक्सर,
I naught I1 S Y I naught I1 S Y। और तीसरी स्टेज में सिर्फ एक मल्टीप्लेक्सर I naught I1 S Y। ठीक है। अब मैंने बोला था पहली स्टेज की जो सिलेक्ट लाइन है वो LSB होती है, S नॉट S नॉट S नॉट S नॉट, और यहाँ आठों इनपुट जुड़ जाएंगे। जैसे इनपुट को नाम है D दे रहा हूं, D माने डेटा, D2 D3 D4 D5 D6 और ये D7, ये आठों इनपुट आ गए। अब 8 इनपुट से कितने आउटपुट जनरेट हुए? 4 आउटपुट। तो देखो 2 आउटपुट पहले मल्टीप्लेक्सर में जाएंगे, बाकी दोनों आउटपुट दूसरे मल्टीप्लेक्सर में जाएंगे। अब इसमें जो सिलेक्ट लाइन होगी अगली बिट होगी यानी S1। अब 4 आउटपुट से कितने आउटपुट रह गए? 2 को फिर अगले वाले मल्टीप्लेक्सर में डाल दो, अब कितने रह गए? 1। अब बन गया 8:1 मक्स। अगर फाइनली देखो तो फाइनली कितने नंबर ऑफ आउटपुट है? 1, और कितने नंबर ऑफ इनपुट है? 8, यानी 8:1 मक्स। क्लियर है? सक्सेसिव डिवीजन का मेथड कैसे होता है? सिंपल है, पहली स्टेज में सारे इनपुट लगेंगे और LSB बनेगी सिलेक्ट लाइन, उनके आउटपुट सेकंड स्टेज के इनपुट बनेंगे और उनके भी आउटपुट थर्ड स्टेज के लिए इनपुट का काम करेंगे। अब देखो अगर जनरलाइज करते हैं, जैसे मक्स यूजिंग 2:1 मक्स, कोई भी मल्टीप्लेक्सर अगर 2:1 से बना रहे हो तो पहले 4:1 बनाया था, कितने मल्टीप्लेक्सर लगे थे? 3 को देखो ऐसे लिख लो 2 की पावर 2 - 1। फिर 8:1 बनाया, कितने लगे? 7। या ऐसा कह दो ना 4:1 में 4 - 1 लग गए 3, 8:1 में 8 - 1 लग गए 7, ऐसे 16:1 में कितने लगेंगे? 16 - 1 15, और ऐसे ही 2 की पावर n/1 में लगेंगे 2 की पावर n - 1। तो जो भी ये हायर ऑर्डर है इसमें से एक घटा लो, उतने मल्टीप्लेक्सर्स की हमें जरूरत पड़ेगी अगर हमें कोई भी मल्टीप्लेक्सर बनाना है 2:1 से। तो ये एक पर्टिकुलर केस हो गया ना जिसमें सिर्फ 2:1 का यूज कर रहे हैं। अब आगे बात करते हैं, अगर 4:1 से बनाना होता तो अगला एक क्वेश्चन बना के लिख लो भले ही, implement a 32:1 implement a 32:1 multiplexer 32:1 multiplexer using 4:1 mux using 4:1 mux। ठीक है, शुरुआत वैसे ही होगी जब हम सक्सेसिव डिवीजन करते हैं। तो हम बना रहे 32:1 mux using 4:1 mux। ठीक है, अब इसके अंदर देखो क्या होगा, सक्सेसिव डिवीजन की बात करते हैं। 32/4 कितना आया? 8, यानी 8 मल्टीप्लेक्सर पहली स्टेज में। फिर 8/4 कितना आया? 2 मल्टीप्लेक्सर सेकंड स्टेज में, और लास्ट 2/4 0.5, लेकिन इसको बनाना पड़ेगा 1 क्योंकि 0.5 मल्टीप्लेक्सर नहीं लगा सकते। या ये कह दो जब 2 बचे, यहाँ 2 आया था ना, तो इसके आगे क्या लग सकता था? एक 2:1 मल्टीप्लेक्सर। कहने का मतलब इस स्टेज पे पहुंच के 2 आउटपुट बचेंगे। जब 2 आउटपुट बचेंगे तो उनको 1 बनाने के लिए कौन सा मल्टीप्लेक्सर लगाओगे? 2:1। लेकिन अवेलेबल कौन सा है? 4:1। और ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं कि हायर ऑर्डर से लोअर ऑर्डर कैसे आते हैं,
सिलेक्ट लाइन को फिक्स कर दिया जाता है, उस तरह से हम हायर ऑर्डर से लोअर ऑर्डर आ सकते हैं। अब देखो इसमें करना क्या पड़ेगा कि 5 सिलेक्ट लाइन होंगी, 4:1 में कितनी कितनी चाहिए, 4:1 में 2-2 सिलेक्ट लाइन चाहिए। देखो ये चीज समझना, 4-4 इनपुट होंगे ना 4:1 के। एक एग्जांपल से समझा रहा हूं बस। यहां आया जैसे D0, D1, D2 और ये हो गया D3। S1 S0 में S1 S0 ही डलेगी। जो लीस्ट सिग्निफिकेंट वाली बिट्स होती है ना, पहली स्टेज में उन्हीं को सिलेक्ट लाइन की तरह यूज किया जाता है। अब ऐसे अगला जो मल्टीप्लेक्सर होगा, इस तरह के 8 लगेंगे ना पहली स्टेज में। एक और बना के दिखाता हूं, उसमें इनपुट बताओ क्या दोगे अगली वाली मल्टीप्लेक्सर में। इसमें आएंगे D4, D5, D6 और D7। ठीक है, ऐसे ही तीसरा होगा इधर आएंगे D8, D9, D10, D11। इस तरह से 8-8 करके, सॉरी 4-4 करके कितने मल्टीप्लेक्सर लगा लोगे, 8। और उसमें कितने इनपुट इंक्लूड हो जाएंगे, 32 इनपुट। अब ये शुरू के 4 मल्टीप्लेक्सर के 4 आउटपुट आएंगे। जो ऊपर वाले 4 मल्टीप्लेक्सर के 4 आउटपुट आएंगे, उन चारों को एक और मल्टीप्लेक्सर में भेजोगे जो कि होगा 4:1। अब इसके अंदर भी होगा I0, I1, I2 और I3। I3 भी आ रहा होगा नीचे से। अब इसमें जो सिलेक्ट लाइन जाएंगी, S0 S1 के बाद कौन सी सिलेक्ट लाइन होती है हमारे पास, S3 S2। ठीक है, ऐसे 2 मल्टीप्लेक्सर लगेंगे। देखो 8 मल्टीप्लेक्सर है पहली स्टेज में, कितने आउटपुट आ गए, 8। 8 आउटपुट को अगर 2 मल्टीप्लेक्सर में डालूं तो पहला मल्टीप्लेक्सर एक आउटपुट देगा, दूसरा मल्टीप्लेक्सर भी एक आउटपुट देगा। तो कितने आउटपुट हो गए, 2। अब जो लास्ट स्टेज बनेगी, कितनी सिलेक्ट लाइन बच गई है मेरे पास, 5 सिलेक्ट लाइन थी ना 32 के हिसाब से, 32 है 2 की पावर 5। 5 सिलेक्ट लाइन थी, 2 यहां यूज हुई और 2 यहां यूज हुई, तो कितनी बची, 1। और आउटपुट कितने बचे, इस मल्टीप्लेक्सर का 1 और एक नीचे वाले मल्टीप्लेक्सर का 1। आउटपुट 2 बचे हैं, बट मल्टीप्लेक्सर में इनपुट कितने हैं, 4। अब देखो इसमें क्या कर सकते हो कि अगर तुम ये चाहते हो कि दोनों इनपुट किस पे जोड़े जाएं, I0 और I1, यानी सिलेक्ट लाइन या तो 0 0 हो सकती है या 0 1। तो S1 को कर दो कांस्टेंट 0 और जो बची हुई सिलेक्ट लाइन है वो कहां लगा दो, S5। तो हमने बेसिकली क्या कर लिया, 4:1 मक्स को 2:1 मक्स बना दिया। तो एक ही सिलेक्ट लाइन का यूज किया और दूसरी सिलेक्ट लाइन को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया गया। ये बात समझ आई। तो मैंने क्या बोला, जब ये फ्रैक्शन में आ जाए, इसका मतलब क्या है कि एक छोटे मल्टीप्लेक्सर की जरूरत है। यहाँ 4:1 नहीं चलता, बट 2/2 अगर लिखता तो 1 आ जाता। यानी यहाँ कौन से मल्टीप्लेक्सर की जरूरत थी, 2:1। और मैं ये जानता हूँ 4:1 से 2:1 कैसे आया जाता है। एक सिलेक्ट लाइन को फिक्स कर दो और दूसरी सिलेक्ट लाइन को वेरिएबल रख दिया जाए। ये बात क्लियर हुई, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी लोअर ऑर्डर मल्टीप्लेक्सर से हायर ऑर्डर मल्टीप्लेक्सर रियलाइज कर सकते हो। गेट में इस पे क्वेश्चन देखो कैसा बन सकता है, एनईटी टाइप में क्वेश्चन बना सकता हूं। वो कैसे, मैं ये पूछ लूंगा, हाउ मेनी 4:1 मल्टीप्लेक्सर्स आर रिक्वायर्ड टू रियलाइज अ 128:1 मक्स। अगर ऐसा पूछता, 4:1 मक्स से कौन सा बनाना है, 128:1। तो देखो क्या करते, 128/4 32, 32/4 8, 8/4 2 और 2/4 0.5। लेकिन इसको मानते क्या, 1।
तो 32 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1 यानी 43 4:1 मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर रिक्वायर्ड। ये बात क्लियर है? तो इस टाइप का मैं 1 मार्क में एनईटी टाइप क्वेश्चन फ्रेम कर सकता हूं, बट ये पूरी डिजाइनिंग के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये कन्वेंशनल एग्जाम में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में नहीं। ठीक है भाई, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि छोटे मल्टीप्लेक्सर से बड़ा कैसे बनता है। तो हमने दोनों तरह के कन्वर्जन देख लिए, छोटे से बड़ा भी और बड़े मल्टीप्लेक्सर से छोटा। तो देखो मल्टीप्लेक्सर के अंदर इतना ही हमें कवर करना होता है। तो एक काम करते हैं, एक बार हम मल्टीप्लेक्सर को समराइज कर लेते हैं, क्योंकि काफी लेक्चर हो गए इसमें हम मल्टीप्लेक्सर पढ़ते आ रहे हैं। तो मल्टीप्लेक्सर के अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। पहली चीज हमने पढ़ी थी 2:1 4:1 8:1 मक्स। इसके बाद हमने इसका देखा था आउटपुट, लॉजिक, एक्सप्रेशन एंड इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, कि लॉजिक को इंप्लीमेंट कैसे किया गया, हमने ये भी देखा था कि एंड और नॉट गेट की मदद से इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फिर यहां हमने ये भी देखा था नंबर ऑफ गेट रिक्वायर्ड, कितने कितने गेट की रिक्वायरमेंट होती है, और इसको नैंड गेट से भी बना सकते थे। इसके बाद हमने ये बोला था कि 2:1 मक्स जो होता है वो यूनिवर्सल गेट होता है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा 4:1 मक्स को एक यूनिवर्सल गेट की तरह। फिर हमने जनरलाइज किया 2 की पावर n:1 मक्स, ये n वेरिएबल के सारे फंक्शन बना सकता है, और n+1 वेरिएबल के सिर्फ कुछ ही फंक्शन बन सकते हैं जिसमें कॉम्प्लीमेंट ना आए। बट ऑल भी बना सकते हो, बट साथ में क्या लेना पड़ेगा, एक नॉट गेट। ठीक है, तो अगर नॉट गेट साथ में ले लेते हो तो सारे n+1 वेरिएबल के फंक्शन भी बन सकते हैं। फिर हमने देखा लॉजिक फंक्शन जनरेटर, कि मल्टीप्लेक्सर एक लॉजिक फंक्शन जनरेट करने के काम में आ सकता है। इसमें हमने ये बोला अगर n सिलेक्ट लाइन है और n ही इनपुट है, तो ट्रुथ टेबल में जो आउटपुट पे वैल्यूज आती है वो एज इट इज इनपुट पे कॉपी कर देते हैं। ठीक है, तो अगर n सिलेक्ट लाइन और n वेरिएबल है तो इनपुट आउटपुट पे जो ट्रुथ टेबल में वैल्यूज है वो डायरेक्टली कहां कॉपी करते हैं, इनपुट पे। तो n वेरिएबल और 2 to the power n:1 मार्क्स, तो आउटपुट कॉपीड टू इनपुट। ठीक है, फिर हमने देखा n वेरिएबल और मल्टीप्लेक्सर था 2 की पावर n-1:1। इसका हमने इंप्लीमेंट करने का तरीका देखा यूजिंग इंप्लीमेंटेशन टेबल, और फिर एक केस हमने ये भी देखा था। तो हमने क्या बोला था कि अगर n-1 ही सिलेक्ट लाइन है तो n-1 वेरिएबल को सिलेक्ट लाइन पे कॉपी कर दो, और बचे हुए एक वेरिएबल के टर्म्स में क्या निकल जाता है, इनपुट। इस पे भी हमने काफी एग्जांपल देखे थे, हाफ एडर, फुल एडर सब देखा था। अब इसके बाद हमने बात की थी एनालिसिस ऑफ मल्टीप्लेक्सर सर्किट, कि अगर मल्टीप्लेक्सर की सिलेक्ट लाइन में कोई गेट लगा है, इनपुट पे कोई गेट लगा है, तो उसका लॉजिक एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं। तो इसमें हमने एक तो बोला था यूजिंग एसओपी एक्सप्रेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर, एक तरीका तो यही था, सीधा मल्टीप्लेक्सर के एक्सप्रेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। दूसरा तरीका था यूजिंग इंप्लीमेंटेशन टेबल, जो कि हर जगह नहीं चल पा रहा था, और तीसरा था मेक इनपुट्स 1। ये तीनों तरीके से लॉजिक फंक्शन की वैल्यू निकाली जा सकती है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कंसेप्ट ऑफ प्रोपगेशन डिले इन मल्टीप्लेक्सर, जिससे हमने बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर
और स्क्वायर वेव जनरेटर दोनों डिजाइन किए। इसके बाद हमने देखा हायर ऑर्डर मार्क्स यूजिंग लोअर ऑर्डर मार्क्स, जिसमें मैंने तुम्हें बताया सक्सेसिव डिवीजन का मेथड। ठीक है, तो मल्टीप्लेक्सर कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्किट है, इवन एडर सब्ट्रैक्टर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पे बनने वाले क्वेश्चन। ठीक है, और क्वेश्चन इन कैटेगरी के बाहर नहीं आएंगे। तो जितने भी हमने टॉपिक पढ़े हैं और जो हमने उन पे एग्जांपल देखे, अगर उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हो तो उससे ज्यादा मल्टीप्लेक्सर के अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो जो मल्टीप्लेक्सर के अंदर जितना भी कवर किया इसको बहुत अच्छे से तैयार करना, लेकिन रटने की कोई जरूरत नहीं है। याद अगर रखना है तो ये चीज याद रखो। ठीक है, बाकी ये दो चीजों का मेथड समझो, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 9, ये तीन चीज का मेथड समझो और पॉइंट नंबर 5 को डायरेक्टली याद रख सकते हो। तो ये वाला पॉइंट है अपना रिमेम्बरिंग। ठीक है, इस पे क्वेश्चन लगाने पॉइंट नंबर 6 पे, पॉइंट नंबर 7 के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और पॉइंट नंबर 9। बाकी चीजें इतनी ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, जैसे लॉजिक एक्सप्रेशन है ये बहुत इजी है बनाना, अगर नहीं भी बना पाओ भूल रहे हो तो ट्रुथ टेबल लिख लेना, वहां से लॉजिक एक्सप्रेशन आ जाएगा। लॉजिक एक्सप्रेशन में क्या करना होता है, हर मिन टर्म को करस्पॉन्डिंग इनपुट से मल्टीप्लाई करके सबका सम कर दिया जाता है। सिर्फ इतना करने से लॉजिक एक्सप्रेशन बना सकते हो। तो अगर भूल गए तो टेबल बना लेना, जैसे S1 S0 के लिए आई, अगर S1 S0 0 0 है तो I0 जाएगा, 0 1 है तो I1 जाएगा, 0 1 0 है तो I2 जाएगा, 1 1 है तो I3 जाएगा। इस तरह से एक्सप्रेशन लिख सकते हो, रटने वाली कोई इसके अंदर बात नहीं है। और एक्सप्रेशन लिख लोगे तो क्लियर दिख जाएगा नॉट गेट, एंड गेट, और गेट कितने लगेंगे। और गेट हमने देखा था हमेशा 1 होता है, एंड गेट कितने लगते हैं 2 की पावर n, और नॉट गेट कितने लगते हैं n। हर सिलेक्ट लाइन पे एक नॉट गेट लगता है और एंड वाली टर्म्स बनाने के लिए एंड गेट लगता है। तो जितने ऑर्डर का मल्टीप्लेक्सर होगा उतने ही एंड गेट का यूज होता है। तो रटने वाला इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बट ये तीन टॉपिक पे क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अगर कॉम्बिनेशनल से क्वेश्चन आया तो देखो ज्यादातर चांस दो ही टॉपिक से क्वेश्चन आने का होता है, या तो मल्टीप्लेक्सर या तो डिकोडर। तो मल्टीप्लेक्सर को अगर बहुत अच्छे से तैयार करते हो तो कॉम्बिनेशनल में डरने वाली कोई चीज नहीं। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यही कंक्लूड करेंगे। अगले लेक्चर के अंदर हम लोग मल्टीप्लेक्सर का इनवर्स देखेंगे, जिसे बोलते हैं डी मल्टीप्लेक्सर। मैंने क्या बोला, मल्टीप्लेक्सर किस काम में आता है, मल्टीपल डेटा को एक सिंगल लाइन पे भेजने में। तो भेज दिया यानी ट्रांसमीटर पे लग गया, अब रिसीवर को क्या करना होता है, इस लाइन पे जो मल्टीपल डेटा आ रहे हैं उन्हें अलग अलग करना है। अच्छा इसको ऐसे समझो, मान लो एक पोस्ट ऑफिस है ना, अगर एक पोस्ट ऑफिस है तो उस पे हमने पोस्ट बॉक्स के अंदर चिट्ठी डाली। अब पोस्टमैन ने वो सारी चिट्ठियां कलेक्ट कर ली और एक पोस्टमैन वो चिट्ठियां लेके जा रहा है जो अलग अलग जगह से आई। तो ये हो गया मल्टीप्लेक्सर, अलग अलग जगह से आने वाली चिट्ठी एक पोस्टमैन कैरी करता है। अब बाद में जब डिलीवर करेगा तो क्या करेगा, एक ही बैग में आई हुई चिट्ठी अलग अलग एड्रेस पे डिलीवर करेगा। यानी पहले मल्टीपल डेटा को सिंगल लाइन में लाया और बाद में सिंगल लाइन को मल्टीपल डेटा में डिवाइड किया। तो जो मल्टीपल डेटा को सिंगल लाइन में लाता है उसे बोलते हैं मल्टीप्लेक्सर, और सिंगल लाइन को जो मल्टीपल लाइन में डिवाइड करते हैं तो उसे बोलते हैं डी मल्टीप्लेक्सर। क्लियर है, तो जो पोस्टल सिस्टम है उसमें भी ये कह सकते हो कि सेंडिंग एंड पे क्या लगा है मल्टीप्लेक्सर और रिसीविंग पे क्या लगा है डी मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के लिए देखो एक क्वेश्चन नोट करना, जहां से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के लिए, क्वेश्चन लिखो, implement a 16:1 multiplexer, implement a 16:1 multiplexer using 4:1 multiplexer, implement 16:1 multiplexer using 4:1 multiplexer। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर तक ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके डिजाइन बना के रखना, फिर हम लोग वहीं से अगला लेक्चर शुरू करेंगे। इस लेक्चर के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।